CRPC स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। CRPC स्टडी टाइम के अंतर्गत हम दंड प्रक्रिया संहिता का अध्ययन शुरू किए थे। चैप्टर 2 धारा 6 का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज अध्ययन करेंगे धारा 7 और 8 का। तो समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं धारा 7। धारा 7 हमें बताती है प्रादेशिक खंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में। उपधारा 1 कहती है प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे, और इस संहिता के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे, परंतु प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजनों के लिए एक पृथक सेशन खंड और जिला होगा। उपधारा 2 कहती है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन कर सकती है। उपधारा 3 कहती है राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है और ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्या में परिवर्तन भी कर सकती है। उपधारा 4 कहती है किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। तो धारा 7 बहुत ज़्यादा समझने वाली है ही नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो उसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। चलिए बढ़ते हैं धारा 8 की तरफ। धारा 8 हमें महानगर क्षेत्र के बारे में बताती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरियाज। उपधारा 1 कहती है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए वह महानगर क्षेत्र होगा। महानगर क्षेत्र के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। इस संहिता के प्रारंभ से मुंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी नगरों में से प्रत्येक और अहमदाबाद नगर उपधारा 1 के अधीन महानगर क्षेत्र घोषित किए गए समझे जाएंगे। धारा 8 की उपधारा 3 कहती है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र की सीमाओं को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तित कर सकती है, किंतु ऐसी कमी या परिवर्तन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि उस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम रह जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं उपधारा 4 की तरफ। जहां किसी क्षेत्र के महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने या घोषित समझे जाने के पश्चात ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, वहां ऐसा क्षेत्र ऐसी तारीख को और उससे जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे महानगर क्षेत्र नहीं रहेगा। किंतु महानगर क्षेत्र न रहने पर भी ऐसी जांच, विचारण या अपील जो ऐसे न रहने के ठीक पहले ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, इस संहिता के अधीन इस प्रकार निपटाई जाएंगी मानो वह महानगर क्षेत्र हो। यहां पर समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब कोई महानगर क्षेत्र न रह जाए, यानी कि जनसंख्या 10 लाख से कम हो जाती है, तब वहां पर जो प्रोसीडिंग अपनाई जा रही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग वहां पर जो अपनाई जा रही है, वो किस तरह से अपनाई जाएगी, क्योंकि अब वो क्षेत्र महानगर क्षेत्र नहीं रह गया है। तो उपधारा जो 4 है वो हमें बताती है कि वहां पर जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग अपनाई जा रही है, जैसे कि जांच, विचारण या अपील, ये सब के सब ऐसे ही निपटाए जाएंगे जैसे कि वो महानगर क्षेत्र हो। लेकिन कौन से? जो वहां पर लंबित थे। लंबित और जो नए केस, उसमें फर्क होता है। लंबित का मतलब वो मामले जो वहां पर पहले से चल रहे हैं, तो जो चल रहे हैं वो बदस्तूर वैसे ही चलेंगे जैसे कि वो महानगर क्षेत्र हो। लेकिन जो नए केस मिलेंगे वो नए केस उस तरह से नहीं चलाए जाएंगे। तो ये उपधारा 4 हमें बताती है। चलिए उपधारा 5 की तरफ बढ़ते हैं। उपधारा 5 कहती है जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन, उपधारा 3 क्या कहती है? उपधारा 3 कहती है जो घटाने और बढ़ाने वाली जो बात बताती है। जहां राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को कम करती है या परिवर्तित करती है, वहां ऐसी जांच, विचारण या अपील पर जो ऐसे कम करने या परिवर्तन के ठीक पहले किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित थी, ऐसे कम करने या परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होगा, और ऐसी प्रत्येक जांच, विचारण या अपील इस संहिता के अधीन उसी प्रकार निपटाई जाएंगी मानो ऐसी कमी या परिवर्तन न हुआ। जो उपधारा 4 हमें बताती है वैसी ही कुछ बात हमें उपधारा 5 बताती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर बात आई है राज्य सरकार उपधारा 3 के अधीन जो किसी महानगर क्षेत्र की सीमाओं को या तो कम कर दे या फिर बढ़ा दे। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा फर्क है। जब किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया का क्षेत्र अगर बढ़ा दिया जाएगा,
तो उसमें वो एरिया भी शामिल हो जाएंगे जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज का क्षेत्र लागू नहीं होता है। तो उस क्षेत्र में जो न्यायालय और मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय होंगे, उनके सामने जो लंबित मामले होंगे वो उनको वैसे ही चलते रहेंगे जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया ना हो। और अगर सीमा को बढ़ा दिया गया, यानी कि सीमा को अगर घटाया गया है, सीमा को अगर घटाया गया है, तो वो एरिया जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में लगता था वो एरिया अब मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वहाँ की प्रोसीडिंग कैसे चल रही थी, पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया की तरह चल रही थी। तो वहाँ की जो जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा हो। जबकि सच्चाई ये है कि अब वो मेट्रोपॉलिटन एरिया का हिस्सा नहीं रह गया है। तो इसीलिए कहा गया है उपधारा 5 में कि जब सीमा को कम करा जाए या उसमें परिवर्तन करा जाए, यानी कि सीमा में परिवर्तन करा जाए, कम करा जाए या बढ़ाया जाए। अगर कम कर दिया तो वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर हो गया जो पहले मेट्रोपॉलिटन एरिया में लगता था, तो वहाँ की प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन एरिया हो लंबित मामलों के संबंध में। और अगर सीमा को बढ़ा दिया गया, बढ़ाने पर वो एरिया उसमें शामिल हो जाएंगे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में नहीं लगते थे, तो वहाँ की प्रोसीडिंग वैसे ही चलेगी जैसे कि वो मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा नहीं है। सिंपल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। बस थोड़ा सा फर्क है समझने में। स्पष्टीकरण इसका क्या कहता है, इस धारा में जनसंख्या पद से नवीनतम पूर्ववर्ती जनगणना में यथा अभिनिश्चित वह जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। चैप्टर ही मतलब अपना टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं आज का। अब हम नई धारा के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।